जय हिंद। वेलकम टू टेक्निकल अग्निवीर बैच, जहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको सिंपल टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन की सीसी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। हमारे चैनल पर आपको टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी और साथ साथ पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड होती है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैं आपको केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल और फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिनके वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स, धारा का तापीय प्रभाव भी आपको पता होना चाहिए। धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में धारा को प्रवाहित करने पर, धारा उसमें विद्युत धारा उसमें जाने पर उसमें क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें ताप बढ़ जाता है। तो ये होता है धारा का तापीय प्रभाव। तो किस में नहीं होगा फ्रेंड्स? विद्युत ऊष्मक इलेक्ट्रिक थर्मल जो होते हैं उनमें भी धारा का तापीय प्रभाव होता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप उसमें बढ़ता है। विद्युत बल्ब फिलामेंट वाले की बात कर रहे हैं ना, तो फिलामेंट वाले में भी ताप क्या होता है, बल्ब को आप देखो कि बल्ब के पास अगर आप हाथ लेके जाओगे तो आपको वो गर्म प्रतीत होगा। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें ताप बढ़ रहा है, तो ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी गर्म होती है, जिससे कपड़े पर हम आयरन करते हैं, तो ये भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम नहीं करता है, ये काम करता है रेडियो तरंगों के ऊपर। रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है इसमें, जिससे जो भी खाना इसके अंदर या फिर जो भी सामान रखा हो जाता है खाने का, वो इसमें गर्म होता है। और इसमें जो रेडियो तरंगों की आवृत्ति यूज़ होती है फ्रेंड्स, वो होती है 2500 माइक्रो हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये एसी के वोल्टेज जो अल्टरनेट करंट होता है उसके वोल्टेज को बदलने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। दूसरा है रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। तो दिष्टकारी का उपयोगी क्या होता है फ्रेंड्स? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। प्रेरण कुंडली भी अगर आपको पता होना चाहिए किसका भी क्या काम होता है। तो प्रेरण कुंडली क्या करती है, कम वोल्टेजता वाले स्रोत से जुड़ी हुई होती है, उससे क्या करती है, उच्च वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम या संग्रहण का काम करती है। डायनेमो का यूज़ आप सभी को पता होगा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम डायनेमो के द्वारा किया जाता है। वहाँ पानी डायनेमो के ऊपर गिरता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा कि एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करेगा? दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। तो फ्रेंड्स, विद्युत का चालक यहाँ पर क्या दिए हुए, सारे लिक्विड दे के रखे। तो लिक्विड वो होगा जो आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ पर आयंस में कौन टूट जाएगा? सिरका, नींबू का रस, खारा पानी या फिर आसुत जल। तो फ्रेंड्स, ये विनेगर, नींबू का रस, खारा पानी सभी आयंस में टूट जाते हैं, सभी क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन जो आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किरचॉफ के नियम का उपयोग किया जाता है, फिर संबंधित है। तो किरचॉफ का नियम आप सभी ने पता होगा, एक सर्किट से संबंधित होता है जहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, करंट फ्लो होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के तारों को आमतौर पर किससे लेपित किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक वायर की कोडिंग किससे की जाती है फ्रेंड्स? पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा इसकी कोडिंग की जाती है। मतलब जो कॉपर का तार होता है उसके ऊपर वो जो प्लास्टिक के कलरफुल ग्रीन, वाइट, रेड कलर के तार प्लास्टिक दिखाई देता है, वो प्लास्टिक नहीं होता है, पीवीसी होता है। पीवीसी के बनाए जाते हैं ये। और पीवीसी के बनाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं कि एक तो हम डिफरेंट कलर की पीवीसी उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कौन सा अर्थिंग का वायर है, कौन सा हमारा मेन वायर है। और इसके अलावा जो कॉपर होता है उसकी रक्षा भी हो जाती है, मतलब तार की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड की इसके ऊपर कोडिंग की जाती है। और इसके अलावा इसका ये भी है कि ये जो विद्युत धारा का कुचालक भी होता है, इससे हमें क्या होता है कि करंट भी नहीं लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक वह पदार्थ होते हैं जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अतिचालक होते क्या। तो अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत कम तापमान पर, तापमान कम होना चाहिए। इनके अतिचालक के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि तापमान बहुत कम होना चाहिए और उस तापमान पर ये क्या करते हैं, शून्य, इनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे बिजली क्या होती है, बहुत तेज़ी से इसमें फ्लो होती है, करंट इसमें फ्लो होता है। तो इसलिए अतिचालक क्या पदार्थ होते हैं, जो धारा के प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करते, मतलब प्रतिरोध इनमें क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन भी अगर हम देखें तो कम तापमान पर बिजली का संचालन तो करते हैं, लेकिन ये इनकी मेन कंडीशन नहीं है। कम तापमान फिक्स नहीं है इनका, कौन सा कम तापमान, तापमान भी फिक्स होता है कम के लिए भी, तो ये नहीं है। धाराओं के प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और उच्च तापमान पर बिजली का संचालन, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। कम तापमान होना चाहिए और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो मेन कंडीशन क्या है, प्रतिरोध क्या प्रदान करते हैं, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये किसकी डेफिनेशन है, विभवांतर यानी पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। एलईडी के संदर्भ में डी क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स एलईडी आप सभी को इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटेड डायोड। लाइट एमिटेड डायोड होता है। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, डायोड होता है। निम्नलिखित में से कौन एक चालक है, चीनी का विलयन, प्लास्टिक यानी कि पीवीसी, नमक का विलयन या फिर अभ्रक। तो फ्रेंड्स मैंने भी बताया कि प्लस और माइनस में जो आयन में टूट जाता है तो वो क्या हो, NaCl क्या होता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है, इसलिए इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। चीनी के विलयन में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक आप सभी को पता है, पीवीसी कुचालक होता है, अभी मैंने बताया अभ्रक, और ये सभी क्या है, कुचालक है। इसलिए कौन चालक है, नमक का विलयन। 30 सेकंड के लिए 20 माइक्रो एम्पियर की धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो तार के माध्यम से स्थानांतरित आवेश क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा समय। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर करंट आपको 20 माइक्रो एम्पियर का दिया है, इज इक्वल टू आवेश आपको बताना है, और टाइम कितना है, 30 सेकंड। और यहाँ पर ये माइक्रो एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻6 एम्पियर होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 × 10⁻6 एम्पियर में हो गया। 30 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3 × 6, और ये 10⁻2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻4 बचेगा। तो 6 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशीय विद्युत से बचने के लिए सभी ऊंची संरचनाओं पर तड़ित चालकों का प्रयोग किया जाता है। लाइटी कंडक्टर का उपयोग बिल्डिंग के ऊपर जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उनको भी लगाया जाता है। तो उसको क्यों लगाया जाता है, क्या होता है वो, तो वो क्या होता है, एक तीक्ष्ण नुकीले किनारों के साथ अच्छे चालक जैसे तांबे से बना था। तो एक तांबे का बना मतलब ये एक चालक तार का बना होना चाहिए। दूसरा इसका जो सिरा है थोड़ा नुकीला होना चाहिए ताकि इसमें जो विद्युत आवेश है आसानी से प्रवेश कर पाए। और आप सभी को पता होगा कि जो तड़ित चालक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है कि जो बिल्डिंग है उसको जो बिजली गिरती है, आकाशीय जो बिजली उत्पन्न होती है उससे कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि जो बिल्डिंग के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आए तो वो इसे अवशोषित करके इसको ज़मीन के अंदर एक तार का संबंध कर दिया जाता है, तो ज़मीन के अंदर सारे आवेश को ये प्रवाहित कर देता है। तो बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी किसकी इकाई। तो हेनरी आप सभी को पता हो किसकी इकाई है, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस की। बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार से बना होता है। तो फ्यूज तार किसका बना होना चाहिए फ्रेंड्स, लेड और टीन यानी कि सीसा और टीन मिश्र धातु का बना होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है यानी कि R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध वो कितना होता है, 1/R1 1/R2। यहाँ पर कितने 3 दिए हैं तो 3 लिख लेते हैं, ये बढ़ते जाते हैं जितने प्रतिरोध हैं। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी 1/R1 कितना 9 है, R2 कितना 4 है और R3 कितना है 12। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, 9, 4 और 12 का एलसीएम फ्रेंड्स कितना मिलेगा हमें, अगर एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम मिल गया। 9 4 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, तो ये कितना हो जाएगा 16/36। इसको रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, कितना आएगा 36/16। 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा
लगभग 2.2 ओम इसकी वैल्यू आएगी। 20 वोल्ट के विभव अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम का चार्ज ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी अब फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वोल्ट की वैल्यू 20 दी है, वर्क इन्होंने पूछा है कितना काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर कूलाम में चार्ज कितना दिया है 10। तो काम कितना आ जाएगा यहाँ से 20 × 10 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। मैंने अभी बताया ट्रांसफार्मर क्या काम करता है फ्रेंड्स। ये एसी वोल्टता को उच्चाई या अपचाई करने के लिए, स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए, मतलब जो एसी वोल्टेज होता है, वोल्टेज को ऊपर या नीचे, कम या ज़्यादा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का। एक चालक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है, इन दोनों की निर्भरता किस तरह होती है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला मैं हमेशा आपको बताती हूँ क्या होता है, L डिवाइड बाय A, जहाँ पर ये प्रतिरोधकता है और ये लंबाई और ये एरिया। तो इन्होंने लंबाई और प्रतिरोध दोनों में रिलेशन पूछा है। तो यहाँ से R किसके समानुपाती आ रहा है, लंबाई के, और एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो यहाँ पर लंबाई में रिलेशन पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L। एक सघन प्रतिदीप्ति यानी कि CFL बिजली के बल्बों में क्या होता है। तो CFL में क्या कोई फिलामेंट होता है, नाइक्रोम का फिलामेंट होता है या फिर क्रोमियम का। तो फ्रेंड्स CFL जो होती है इसमें कोई फिलामेंट का, जैसे बल्ब होता है हमारा बल्ब के अंदर इस तरह का एक तार लगाया जाता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। तो CFL जो होती है उसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता है। वो किसके सिद्धांत, वो गैस युक्त एक ट्यूब होती है, उसमें गैस भरी जाती है, गैस के माध्यम से विद्युत उसमें ऊष्मा में परिवर्तित, ताप में परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी फिलामेंट नहीं होता है। सौर सेल किन पदार्थों से बने होते हैं। सौर सेल का जो बनाए जाते हैं फ्रेंड्स वो किससे, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। किसके, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ पर विचार कीजिए, और इसमें पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में पूछा है, ना कि ओवरऑल पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल सर्किट का करंट नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है। प्रतिरोध में करंट जो आएगा I1 I2 वो पूछा है। प्रत्येक प्रतिरोध में किसी एक प्रतिरोध का निकाल के हम बता सकते हैं। तो हमें पता है V = IR, ओम्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है फ्रेंड्स, 4 वोल्ट दिया है। करंट इन्होंने पूछा और प्रत्येक प्रतिरोध, तो हम मान लेते हैं इस वाले प्रतिरोध में तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 एम्पियर की आएगी। तो उसका आंसर क्या होगा, 2 एम्पियर। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो ताप बढ़ने पर ये गले ना, इसका गलनांक उच्च होना चाहिए। तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। और नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है फ्रेंड्स, ये निकल और क्रोमियम, इन दोनों से मिलकर ये मिश्र धातु नाइक्रोम बनी होती है। विद्युत चालक तार सामान्यतः किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा चालक तार ज़्यादातर किसके बने होते हैं, कॉपर के। 200 वोल्ट की एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, जो पावर होती है = होता है धारा गुणित वोल्टेज। तो यहाँ पर पावर कितनी दे के रखी है, 40 वोल्ट। करंट इन्होंने पूछा है और वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट का। तो ये 200 वोल्ट यहाँ पर रख दिया। तो करंट की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर यहाँ पर हमको करंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला E क्या होता है, पावर गुणित समय। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 100 वोल्ट, और समय कितना है, 1 घंटा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिली है, ये 1 के लिए मिली है। तो 10 बल्ब के लिए कितनी मिलेगी, इसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। और ये किस में होती है फ्रेंड्स, ये वाट आवर में होती है। और वाट आवर को हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो वो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये किस में हो जाएगी, किलोवाट आवर में कन्वर्ट, जो किसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। इसे 1 यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट। भारत में घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है, याद रखना आपको 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है और इसी के इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बनते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो ओम का नियम प्रतिरोध को परिभाषित करता है, केवल वोल्टता को, केवल धारा को, या फिर धारा और वोल्टता दोनों को। तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR, जो कि वोल्टेज और धारा दोनों को परिभाषित करता है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 वोल्ट और 60 वॉट के विद्युत बल्ब में बहने वाली धारा क्या होगी। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P = IV, ये रिलेशन होता है। वोल्टेज यहाँ पर 120 वॉट है, करंट हमें पता नहीं पावर कितनी है, पर 60 वॉट है, तो ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर का यहाँ पर करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो अब बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है, तंतु जिसे कहते हैं, अभी मैंने बताया, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ओम का नियम कौन से कंडक्टर्स के लिए, या फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए, या फिर नॉन कंडक्टर्स, या फिर डीसी सर्किट, किसके लिए ये लागू नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए लागू नहीं होता है। फ्रेंड्स आज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।